स्वागत है आप सभी को अपने ही YouTube चैनल इस बीएसबी एग्जाम गाइड पे। आज मैं आप लोगों को मॉडल से क्लास 9 का मैथमेटिक्स 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपके एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि आप लोगों का एग्जाम चल रहा है और कल आप लोगों का मैथ का एग्जाम है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखे जाएगा। आपको यहाँ से बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन बोला है कि पाई कैसी संख्या है। तो पाई कैसी संख्या है, आपको ये क्या करना है, आपको बताना है पाई कैसी संख्या है। ठीक है, तो देखिए, जो हम पाई का बात करते हैं, किसका बात करते हैं, पाई का बात करते हैं। पाई क्या होता है, आपका अपरिमेय संख्या। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, और इसका यदि आप वैल्यू बैठा दीजिएगा 22/7, तो आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। जब इसका वैल्यू बैठा दीजिएगा तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अच्छा, पूछेगा परिमेय संख्या क्या होता है, जो पी बाय क्यू के फॉर्म में होता है, यानी रूप में होता है, और जहां पे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है, उस केस में जितने भी नंबर ऐसे होंगे वो सारे के सारे परिमेय संख्या होंगे। आपसे यदि जीरो पूछ लीजिए, जीरो कौन सा संख्या है, तो जीरो भी आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। जीरो भी क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या जो आपका पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं होता है, वैसे सारी संख्या क्या कहलाता है, आपका अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब दूसरे नंबर का क्वेश्चन का बात करें। दूसरे नंबर क्वेश्चन बोलता है कि परिमेय संख्या √2 और √3 के बीच में बताना है कि इसमें से परिमेय संख्या है। तो आप लोग जानते हैं कि √2 का वैल्यू क्या होता है। ये तो आप लोगों को कम से कम 2 3 4 5 का ये सब याद रखना है। 4 का तो इसे 2 होता है। √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.414 होता है। और वहीं पे बात करेंगे, √3 का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है 1.732 होता है। इसके बीच में कौन होगा, ऑप्शन देख लीजिए। 0.9 तो होगा नहीं, 2 तो होगा नहीं, नहीं 1.8 होगा। ऑप्शन इसका आंसर होगा 6। अब बोलिएगा एक ये कैसे हुआ, 1.6 ही क्यों हुआ, क्योंकि देखिए 7 से आपको कम लेना है और 4 से आपको ऊपर लेना है। एक ही ऑप्शन है आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, आपका क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत मतलब टर्मिनेटिंग, जो पूरा पूरी आपका कट जाएगा। इसको भी पहचानने का तरीका होता है, क्या होता है, आपका हर जो होना चाहिए 5 पे पावर क्या होना चाहिए, 5 का पावर कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है, या देखिए, परिमेय होने के लिए आपका क्या होना चाहिए कि 5 और 2 होना जरूरी होता है, क्योंकि 5 और 2 ही मिलके क्या होता है, आपका जीरो बनाता है। क्या बनाता है, जीरो बनाता है। और इस पे पावर कुछ भी हो सकता है, इस पे पावर कुछ भी हो सकता है, 5 पे पावर कुछ भी चढ़ सकता है। तो जीरो कब बनता है, जीरो कब बनता है, जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अच्छा, हर क्या होना चाहिए, हर क्या नहीं होना चाहिए, हर कभी भी प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। प्राइम नंबर का मतलब कि आपका प्राइम नंबर सिर्फ 2 को छोड़ के बाकी 3 हो गया, 5 तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा कौन नहीं होना चाहिए, 7, ये सब बाधा डालेगा आपका। 11, ये सब नहीं होगा। ठीक है, और कौन नहीं होगा, 30, ये सब यदि हर में रहेगा वो आपका कटेगा ही नहीं। क्या होगा, आपका कटेगा नहीं। जैसे 7, ये ऑप्शन नहीं होगा। 42, देखिए सक्षम 42, इसमें 7 छिपा हुआ, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, ये 40 है, इसको हम यदि 25 से गुना कर देंगे तो ये पूरा पूरी कर जाएगा। इसको जब फैक्टर करेंगे, किसको, इसको जब फैक्टर करेंगे तो ये होगा 4 गुना 3, इसमें बाधा डालने के लिए 3 आ गया। ये तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा, आपका जीरो जीरो फूट जाएगा। यहाँ पे भी देखिए 7 और 6 छुपा हुआ है, तो यहाँ भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ये सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या है, आपका मल्टीप्लाई है। क्या है, आप लोग जानते हैं कि ए पे पावर एम और इंटू ए पे पावर एन, जब आपका बेस इक्वल होता है तो पावर आपस में ऐड हो जाता है। ए पे पावर क्या आ जाएगा, एम प्लस एन हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 4 पे पावर कितना है, 3/5, इंटू के फॉर्म में 4 पे पावर 2/5। तो हम लोग जानते हैं कि गुना में पावर क्या होता है, ऐड होता है, और बेस कॉमन हो जाता है। तो 3/5 हो जाएगा और प्लस का 2/5 हो जाएगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 4 पे पावर 1 हो जाएगा, इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा,
वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप ये सारे बातें आपको समझ में आ रही होंगी। निम्नलिखित में कौन बहुपद है? देखिए बहुपद होने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, बहुपद होने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, तो देखिए समझिए यहाँ पे बहुपद होने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। बहुपद, ठीक है, बहुपद नहीं होगा, क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्या क्या ऐसा कारण है, तो क्या होना चाहिए, नीचे में क्या होना चाहिए, एक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, रूट में क्या होना चाहिए, एक्स नहीं होना चाहिए। एक्स पे कोई भी माइनस के फॉर्म में, कोई भी वैल्यू माइनस के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ऐसा यदि होगा तो बहुपद आपका नहीं कहलाएगा। ठीक है, कोई भी वेरिएबल अंदर रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं अंदर रूट में है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए माइनस के रूप में है, यहाँ पे देखिए बाय के रूप में है। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये कांस्टेंट यानी ये आपका क्या हो गया, अचर बहुपद है यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, तो पी जीरो का मान बताइए। देखिए पी जीरो पे हम लोग इसको चेक करेंगे तो पी जीरो यानी एक्स के स्थान पे जीरो आया है, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां जीरो बैठा देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 3 इंटू क्या कर देंगे जीरो, एक्स का वैल्यू जीरो है, और प्लस का क्या कर देंगे 5 कर देंगे। ये तो जीरो होगा, ये जीरो जीरो खत्म हो जाएगा, जीरो रह गया, बचा क्या यहाँ पे सिर्फ 5 बचा, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या होने वाला है, 5 होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac। अब यहाँ पे 7 नंबर को देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ माइनस यूज किया है। अब ये सारा वैल्यू दे के रखा हुआ है, ठीक है, ये सारा वैल्यू आपको दे के रखा हुआ है, और इधर वाला आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो कोई बात नहीं, माइनस कहाँ कहाँ यूज हुआ है वो देख लेते हैं। माइनस यहाँ पे यूज हुआ है, माइनस यहाँ पे यूज हुआ है, दोनों में कॉमन क्या है, बी है। इसका मतलब यहाँ पे जो होगा आपका बी में माइनस होगा, क्या होगा, बी में माइनस होगा, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित पदों में कौन एक पदी है? आपको इसमें से बताना है कि एक पदी कौन है, जिसमें एक टर्म होगा उसे एक पदी कहते हैं, जिसमें दो टर्म होगा उसमें दो ही पदी कहेंगे, जिसमें तीन टर्म होगा उसे त्रिपदी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, देख रहा है कि एक नंबर में क्या यहाँ पे एक पद है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा रेखिक बहुपद है? देखिए रेखिक बहुपद क्या होता है, क्वेश्चन नंबर ये कितना हो जाएगा आपका 9। रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, देखिए रेखिक मतलब होता है लीनियर, हिंदी में इसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद का मतलब हो गया, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है आपका ए एक्स प्लस बी। यही इसका क्या होता है, एक्सटेंडर फॉर्म होता है, यानी व्यापक रूप होता है, जहां पे ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ऐसा कौन सा फॉर्म यहाँ पे हम लोग को कर रहा है, कौन फॉर्म कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ पे तो ये होगा नहीं, पावर दो कभी नहीं हो सकता, पावर हमेशा क्या होता है, यहाँ पे एक होता है, देख रहे हैं पावर एक होता है, पावर दो वाला नहीं होगा, यहाँ भी पावर दो है, तो पावर बहुत हो गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। एक बिंदु के निर्देशांक -1 -2 है, और तो यह किस चतुर्थांश में होता है? देखिए इसके लिए आपको ग्राफ समझना होगा, क्या समझना होगा, इसके लिए आपको ग्राफ समझना होगा। क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 10 है। ठीक है, समझ लीजिए ग्राफ, जो आपको इस टाइप का कोई भी सवाल आता है आप 100% सही करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए हम लोग जानते हैं ये क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये क्या है आपका एक्स डैश हो जाएगा, और ये मेरा वाई हो जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा, और ये मेरा हो गया ओरिजिन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए
ऑरिजिन हो गया, ऑरिजिन के इस साइड चलेंगे राइट साइड, ये इधर जो वैल्यू होता है ये आपका क्या होता है, पॉजिटिव फॉर्म में होता है, और इधर आपका होता है नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है। ये फिर ऊपर पॉजिटिव होता है। आपको याद क्या रखना, ये वाला जो होता है सब दोनों का दोनों पॉजिटिव होता है, इसको कहता है प्रथम क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, आपका ये माइनस होगा, एक्स और वाई क्या होगा प्लस, इसको कहते हैं हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी माइनस होता है और वाई भी माइनस होता है, तो ये आपका हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिखते हैं हम लोग, पहले प्लस होता है, उसके बाद क्या होता है आपका माइनस होता है, ठीक है। ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इस फॉर्म को याद रखना, चाहे कोई भी पूछे आप यहाँ से 100% बना पाएंगे। आखिर ये लेते कैसे हैं, देखिए क्वाड्रेंट जो बनता है पहले एक्स लिखाता है फिर बाद में वाई लिखाता है, उसी अनुसार से ये क्या है मेरा एक्स एक्सिस है जो कि पॉजिटिव है, और इधर भी गया है वाई एक्सिस जो मेरा पॉजिटिव है, ठीक है, इसीलिए दोनों पॉजिटिव हो गया। इधर देखिए एक्स एक्सिस क्या गया, नेगेटिव गया है, फिर ये वाला एक्सिस क्या है, पॉजिटिव गया है, इसलिए नेगेटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉजिटिव हो गया। फिर ये देखिए एक्स एक्सिस नेगेटिव है और ये वाई एक्सिस नेगेटिव है, इसलिए एक्स भी नेगेटिव हुआ वाई भी नेगेटिव हुआ। इधर देखिए पहले एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव लिए हैं, और एक्स वाई क्या है मेरा नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव साइन लिए। तो इस अनुसार से आप देख सकते हैं कि दोनों में माइनस है, जब दोनों में माइनस होता है तो वो थर्ड होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तृतीय हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब किस बिंदु के निर्देशांक 3 और 4 है तो y अक्ष से इसकी दूरी क्या है। अब आपसे पूछ लिया दूरी, y अक्ष से इसकी दूरी क्या है, तो अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन का हम लोग यूज कर लेते हैं। देखिए यदि आपको y पूछा है ना, कहाँ से पूछा है, y अक्ष के से कितनी दूरी है, तो y अक्ष से यदि आपसे पूछा जाए, यानी 11 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्या हुआ आपका x अक्ष हुआ, और ये y अक्ष है, और y अक्ष से पूछा गया आपका, तो यहाँ पे देखिए, अच्छा x कितना है मेरा, मान लेते हैं कि ये 3 है मेरा, कितना है, और y एक्स से पूछा है वैल्यू, तो y एक्स से पूछा है तो दूरी कितना हो जाएगा, ये दूरी कितना कहलाएगा, 3 ही कहलाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, 3 ही होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखिए किसी बिंदु के निर्देशांक 5 और 0 है तो यह बिंदु कहाँ अवस्थित होगा। देखिए जीरो किसको कहा है, y एक्सिस को जीरो कहा है, तो x एक्सिस में इसका वैल्यू होगा, तो अब ऑब्वियस है कि y एक्सिस पे होगा, कहाँ होगा ये, y एक्सिस पे होगा। तो 12 नंबर का भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी y एक्सिस बोलते हैं, जीरो क्या है आपका y एक्सिस है, तो वैल्यू किसका पे होगा, x एक्सिस पे होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर बी। अब कैसे समझते हैं, यदि यहाँ पे देखिए x आपका कुछ वैल्यू होगा और y आपका जीरो होगा, उस कंडीशन में जो आंसर होगा वो x एक्सिस पे होगा, किस एक्सिस पे होगा, x एक्सिस पे बिंदु होगा। यदि आपका x जीरो है और y कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, उस कंडीशन में आपका जो पॉइंट बनेगा वो y एक्सिस पे पॉइंट बनेगा। आई होप ये बातें सारे आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिंदु 5 और 3 किस चतुर्थांश में है। अब देखिए 5 3 दोनों पॉजिटिव है, दोनों जब पॉजिटिव होता है तो किस चतुर्थांश में होता है, ये देखिए फर्स्ट, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नीचे x इक्वल टू यदि 4 है का आलेख एक सरल रेखा है जो x इक्वल टू 4 है, ऑब्वियस है कि किसके समांतर होंगे। समझिए इस बातों को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इन बातों को समझते हैं, ठीक है। अब देखिए एक ग्राफ बना के हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ये मान लेते ये क्या x है और ये मेरा क्या है y है। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 4 दिया, मान लीजिए ये वैल्यू क्या है 4 है, तो ये देखिए किसके पैरेलल हो रहा है, y एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, किसके हो रहा है, y एक्सिस। जब x का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो y एक्सिस के समांतर होगा, ठीक है। याद रखना है जब x का कुछ ना कुछ क्या होगा आपका वैल्यू होगा, क्या होगा, वैल्यू होगा, वो किसके समांतर होगा, y एक्सिस के क्या हो जाएगा आपका समांतर होगा। जब y एक्सिस का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, x एक्सिस उस कंडीशन में जीरो हो जाता है, वैल्यू होगा, तो x एक्सिस का क्या हो जाएगा, वो समांतर होगा। ये बातें आपको याद रखना है।
तो उस कंडीशन में इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि x का वैल्यू दे के रखा हुआ है, तो ये किसके समांतर होगा? y के समांतर होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ तक मैंने 14 क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व करवाए हैं। इसमें से यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15 क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 15 नंबर में बोला है कि y प्लस 3 इक्वल टू 0 है का आलेख एक सरल रेखा है जो, अब बताना है कि ये किसके समानांतर होगा। आप जानते हैं कि y, यहाँ पे 15 नंबर का सॉल्व करने वाले हैं कि y प्लस 3 इक्वल टू क्या दे के रखा है? 0 दे के रखा है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 3 होगा। y का वैल्यू जब माइनस का 3 है, y का वैल्यू निकल गया, तो ऑब्वियस ये किसके पैरेलल होंगे? x एक्सिस के समानांतर होंगे। x एक्सिस के क्या होंगे? समानांतर होंगे। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। x एक्सिस के क्या हो जाएंगे? समानांतर होंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? आप जानते हैं कि 16 नंबर का क्वेश्चन में एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। आप ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं। अनगिनत बिंदु, एक बिंदु से अनगिनत रेखा खींची जा सकती है। अनगिनत रेखा खींची जा सकती है। आंसर क्या हो जाएगा? अनंत होगा। इसका क्या हो जाएगा आंसर? अनंत। ठीक है, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? एक रेखा पे यदि आपसे क्वेश्चन अब 17 नंबर में ये बोला है कि एक रेखा है, ये क्या आपका रेखा है, बोलता है इस पे कितने बिंदु है? तो अनंत बिंदु से मिलकर क्या बना हुआ है? एक रेखा। इसमें भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अनंत बिंदु से एक रेखा बनता है। ठीक है, जो कोण दो समकोण से बड़ा होता है, जो कोण दो समकोण से बड़ा होता है किंतु चार समकोण से छोटा होता है, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो कोण दो समकोण से बड़ा किंतु चार समकोण से छोटा होता है, तो उसे कौन सा कोण कहते हैं? देखिए, इस कोण को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जैसे 90 डिग्री से बड़ा, 18 नंबर का क्या बोला है कि दो समकोण का मतलब हो गया 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा? चार समकोण 360 डिग्री से छोटा होगा। ऐसे कोण को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं पुनर्युक्त कोण। क्या कहते हैं? पुनर्युक्त कोण कहते हैं। पुनर्युक्त कोण कहते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बोलता है कि 25 डिग्री का पूरक कोण किसे कहते हैं? देखिए, एक होता है पूरक कोण, एक होता है संपूरक कोण। 19 नंबर का हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। अब पूरक कोण किसे कहते हैं? पूरक कोण, तो समझिए इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आप बना सकते हैं। दो कोणों का योग क्या आना चाहिए? यानी दो कोणों का योग, दो कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। सॉरी, यहाँ पे ज्यादा भाग गया। दो कोणों का योग क्या होगा आपका? 90 डिग्री होगा। तो वो क्या कहलाएगा आपका? पूरक कोण कहलाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 25 का पूरक कोण होगा। एक 25 दिया हुआ है, इसमें कौन सा वैल्यू जोड़ेंगे जो 90 पूर जाएगा? सिंपल सी बात है कि अब 90 डिग्री में क्या कर लीजिए, 25 डिग्री घटा दीजिएगा। ऑप्शन आपका घट के कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा यहाँ पे 65 डिग्री। कितना हो जाएगा? 65। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 65 डिग्री। यहीं पे आज यदि आपसे पूछ लेता संपूरक कोण, चलिए बात करते हैं संपूरक कोण का। यहाँ पे स्टार लगा लीजिए। संपूरक, हो सकता है आप लोगों को संपूरक कोण पूछ लिया जाए, संपूरक कोण पूछ लिया जाए। इसमें क्या होता है? दो कोण का योग, मान लेते हैं कोण ए, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ, कोण ए, कोण ए प्लस कोण बी, यानी दो कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो वैसे कोण को क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न क्या बोला है? एक न्यून कोण का माप होता है। देखिए, न्यून कोण का जो माप होता है 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है।
इसके बीच वाले कोण को ही क्या कहते हैं हम लोग, न्यून कोण कहते हैं। इसको इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या होगा, 0 और 90 के बीच में जो होगा वो क्या कहलाएगा, आपका न्यून कोण कहलाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि त्रिभुज के दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह त्रिभुज निम्नलिखित में से किस प्रकार का त्रिभुज होगा। अच्छा, दो कोणों का योग बोला है, कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो दो कोणों का योग कब होगा 90 डिग्री, जब एक कोण क्या होगा 90 डिग्री होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो पहले यहाँ पे दो कोण का योग 90 डिग्री दे के रखा है, इसका मतलब जो तीसरा कोण होना चाहिए वो 90 डिग्री होगा, तब ये जाके क्या होगा, दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी समकोण होना चाहिए। त्रिभुज कैसा होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होगा, तब ये क्या होगा, ये प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, 21 नंबर का आपका ऑप्शन डी हो गया। अब देखिए, एक त्रिभुज में अधिकतम कितने न्यून कोण संभव हो सकते हैं। तो देखिए, एक त्रिभुज में बोलता है कि कितने न्यून कोण संभव हो सकते हैं। तो देखिए कि इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर होने वाला है वो 3 होने वाला है। क्यों, क्योंकि देखिए, एक होता है अधिक कोण, तो उसमें तो एक ही कोई न्यून कोण बनेगा ना। जैसे कि ये क्या बना लिया हमको, जैसे तो दिख नहीं अच्छा, तो फिगर तो ठीक है, हम मान लिए कि ये क्या है, सब एंगल बराबर है। यदि सब साइड आपस में बराबर है तो एंगल भी इसका क्या होगा, बराबर होगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री। देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि तीन तीन न्यून कोण बन रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, 3 होगा। मिनिमम यानी बोलता है मैक्सिमम जो बनेगा 3 बनेगा। मैक्सिमम कितना बनेगा आपका, 3 न्यून कोण बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना समकोण होता है। देखिए, चतुर्भुज जो होता है जिसमें 4 भुजा होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आ गए 24 पे आ चुके हैं। ठीक है, देखिए चतुर्भुज क्या होता है कि जिसका 4 साइड, अब चारों साइड को हम लोग जोड़ेंगे, तो ये चारों साइड को जब हम, सॉरी, चारों कोण को जब हम लोग जोड़ते हैं, इस चारों कोण को जोड़ते हैं, तो ये होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री, अब बताइए, एक समकोण में 90 डिग्री होता है, इसको जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 समकोण मिलके क्या बनाता है, चतुर्भुज के 360 डिग्री बनाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। समांतर चतुर्भुज, समांतर मतलब समझ लीजिए, है ना, इस तरह का चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इस तरह का चतुर्भुज होगा, बोलता है इसका सम्मुख कोण क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आमने सामने का कोण को है ना, सम्मुख कोण कहते हैं। आमने सामने का कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कोण क्या होगा, इस कोण के बराबर हो जाएंगे। अब है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। देखिए समांतर चतुर्भुज का विकर्ण पूछा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा यहाँ पे, कि एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित। देखिए समांतर चतुर्भुज हम यहाँ पे बना रहे हैं, है ना, समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, और ये एक विकर्ण हो गया दूसरे, एक दूसरे पे क्या कर रहा है, परस्पर काट रहा है। इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पे इसको काटता है तो इसको समद्विभाजित, ये अलग हो जाता है, ये अलग, समद्विभाजित यानी बराबर हिस्सों में बांट देता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट क्या होगा, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड तीसरी भुजा का डैश होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आधी होता है। क्या हो जाएगा, आधी हो जाता है। फटाफट चलते हैं। अब वृत्त के एक ही खंड के कोई दो कोण किस प्रकार के होते हैं। एक ही खंड के कोई दो कोण किस प्रकार के होते हैं, तो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अर्धवृत्त का कोण कितने समकोण के बराबर होते हैं। अर्धवृत्त जो बनता है आपका ऐसे बनता है अर्धवृत्त। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब दो समकोण, कितना हो जाएगा, दो समकोण हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दो समकोण, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। हाँ, अर्धवृत्त का कोण कितने समकोण के बराबर थे। अर्धवृत्त मतलब 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब हो गया यहाँ पे
दो समकोण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 28 तक तो कंप्लीट हो चुका है हम लोगों का। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 29। एक वृत्ताखंड में किसी त्रिभुज के लघु चाप द्वारा अंतरित कोण कौन सा होता है या कैसा होता है? एकांतर खंड में, यानी एकांतर खंड में किसी वृत्त के लघु चाप द्वारा अंतरित कोण कैसा होता है? ऑप्शन है समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, इनमें से कोई नहीं। हो जाएगा आपका न्यून कोण बनेगा। क्या बनाएगा? न्यून कोण। तीन बिंदु पी क्यू आर से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या होती है। देखिए तीन बिंदु है, पी क्यू आर से गुजरेगा, गुजरने वाले वृत्तों की संख्या होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन ए। सिर्फ एक ही हो सकता है। कितना हो सकता है? एक ही हो सकता है। मान लीजिए कि तीन बिंदु है, यहाँ से गुजारेंगे, वृत्त बनाएंगे तो एक ही बनेगा। ठीक है, दो बिंदुओं पी और क्यू से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या होती है। अब यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई, मतलब इनफिनाइट हो सकता है। क्या हो जाएगा? अब दो बिंदु से बोला है, दो बिंदु पी और क्यू से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या होती है, तो ये इनफिनाइट हो जाएगा 31 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। एक भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, याद रखना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा को हम लोग यदि ए मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 30 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर, इसकी परिमिति मांगा है आपसे। समद्विबाहु त्रिभुज बोला है, ना कि समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आप तो चाहे तो इसको निकाल सकते हैं, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 64, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, यदि ए बी सी आयाम वाले किसी घनाभ का आयतन भी और पृष्ठ क्षेत्रफल एस हो, तो इसमें से बताना है कि 2/s 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर होंगे। ये किसके बराबर होंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ते हैं, यदि किसी घनाभ के तीन संगलक फलकों के क्षेत्रफल एक्स वाई जेड हो और आयाम भी हो तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है? इसमें बताना है कि घनाभ का संकलन दिया हुआ फलक और आयतन आपको बताना है। क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड हो जाएगा। आयतन क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड हो जाएगा। 35 का आपका 35 का एक्स वाई जेड, क्योंकि यहाँ यदि किसी घनाभ के तीन संकलन फलक एक्स वाई जेड हो, आयतन भी हो, तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है? आयतन भी है तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है? एल गुना बी गुना एच होता है। घनाभ का क्या होता है? एल गुना बी गुना एच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन, यहाँ पे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतन का अनुपात दे के रखा है। ये बेलन का आयतन दे के रखा हुआ है 4:9, तो इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले यहाँ से आपको फाइंड करना है कि यहाँ पे समान ऊंचाई वाला है, तो ऊंचाई यहाँ पे समान कर दिया है। कहने का मतलब ये है H1 जो है वो इक्वल टू होगा H2। तो हम लोग जानते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है? पाई स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे एक बात कर देते हैं कि पाई सॉरी पाई R1 का स्क्वायर H1 और पाई R2 का स्क्वायर H2। इसका आयतन देख रखा है 4/9। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये तो कट जाएगा, H दोनों बराबर है तो कट जाएगा, तो R1 R2 बचेगा, R1/R2 कर देंगे। इसका पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी 2 का 3 का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये आपका कट जाएगा, तो R1 और R2 मेरा कितना बच गया? 2/3। हम लोग जानते हैं कि वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होते हैं वो होता है 2πr/h। तो 2πr/h, एच तो कॉमन है और 2π तो कांस्टेंट कर जाएगा, तो इसका मतलब यही बच जाएगा 2:3 बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2:3 बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक बेलन के आधार की परिधि 144 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन जाते हैं। देखिए बेलन का आयतन क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि पाई स्क्वायर एच होता है, बेलन का ये आयतन होता है। ठीक है, अच्छा, आधार की परिधि देख रखा है, यानी 2πr
इक्वल टू आपको कितना 144 दे के रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल दीजिए, पाई का मान बैठा लीजिए 22/7 इंटू आर 144। अब देखिए यहाँ से कटने वाला है तो कटा लीजिए, 2 से कटाइएगा तो ये कट जाएगा आपका कितने बार में, 7 और 2 बार में कटेगा नहीं। तो और कुछ कटने वाला है तो देखिए कटा लीजिए, 11 से कटेगा, नहीं कटेगा। 2 से कटाना चाहे तो आप कटा सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू बैठा के आपको यहाँ पुट करके, मेरा तो सॉल्व किया हुआ है, वैल्यू पुट कर लीजिएगा। आर का जो भी मान है 11×22 होगा और 36×72 हो जाएगा, आप कटेगा नहीं। आर का मान हो जाएगा आपका 36/7/11, ये आर का मान हो जाएगा। और एच का मान आपका दिया हुआ है, एच का मान कितना देकर रखा है, 40 देकर रखा है। इसका वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करना है, आपको इसको निकालना है। इसका आंसर आपका लगभग हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। ठीक, दो शंकुओं की ऊंचाई देकर रखा है 1:3, इनमें से आधार त्रिज्या का अनुपात भी देकर रखा है, उनके आयतन का अनुपात आपसे मांगा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। कैसे हुआ तो देखिए, दो शंकु का आयतन, ऊंचाई देकर रखा हुआ है और आधार की त्रिज्या आपको देकर रखा हुआ है। उसके लिए देखिए आधार की त्रिज्या देकर रखा है, आधार की त्रिज्याओं का अनुपात देकर रखा है और दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात देख रखा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई r² एच होता है। तो अब देखिए कि ये तो आपका 1/3 पाई r²एच, ठीक है, तो ये तो आपका कांस्टेंट है, कटेगा ही कटेगा, R1 और H बचेगा। दोनों का वैल्यू दे के रखा हुआ है ना। आप शंकुओं का ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 देख रखा है। इसका मतलब R यहाँ पे देख रखा है 3 और 1, 3×3 = 9 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे H जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, कटेगा 3×9 यानी 3/1, 3:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। फटाफट हम लोग यहाँ पे करते हैं। दो शंकु जिनमें एक वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल दूसरे का दोगुना है, दूसरे का तिरछी ऊंचाई पहले की दोगुनी है, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आप लोग इसको बना के चेक कर लीजिएगा फटाफट। अब यहाँ पे देखिए 25 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दे के रखा हुआ है। शंकु का आयतन तो आपको बता ही चुके हैं क्या होगा। तो इसका राइट आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। अब आगे की क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पे हम लोग देखेंगे लास्ट का 10 क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या बोलता है, एक घन का प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए। 50% का मतलब क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है, अब 50% बढ़ा दिया तो पहले क्या था, वैल्यू 2 था, इसमें से एक और बढ़ गया तो 3/2 हो गया। पहले 2 था, अब क्या हो गया, 3 हो गया। 3 हो गया तो अब इसको जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। देखिए कितना बढ़ गया, ये 5 बढ़ गया। 5 किस पे बढ़ा, 4 पे, और परसेंटेज निकालने के लिए 100। ठीक है, 5 बढ़ा किस पे, 4 पे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 करेंगे। ये कर जाएगा आपका 25 बार में 25 पंचा 125, 125% हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यदि किसी बेलन का त्रिज्या तथा ऊंचाई दोगुना हो जाए तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, 4 गुना हो जाएगा। इसको भी आप लोग करके देख सकते हैं, फॉर्मूला पे सेट कीजिएगा, बनाइएगा। यदि दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात दे के रखा हुआ है 9:4, तो उसके आयतन का अनुपात निकालना है। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात देख रखा है तो पृष्ठ गोले का देख रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ से वैल्यू को निकाल सकते हैं, 4 पाई r² तक वैसे भी तो कटिए जाएगा। ठीक है, आर का वैल्यू आएगा 3:2, आयतन निकाल लीजिएगा। ठीक है, गोले का आयतन क्या था, 3/4, पार क्यूब होता है, क्यूब करेंगे यानी 3 का क्यूब 27 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा। तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ए, 27:8 हो जाएगा। यदि आंकड़ों के पदों में n सम संख्या हो तो nवे और n+ में चरमान का मध्य उस आंकड़े का क्या कहलाता है, मध्यक कहलाता है। क्या कहलाएगा, माध्यक कहलाएगा, माध्यक का होता है ये। ठीक है, आंकड़ों का क्या बताना है, माध्यक बताना। माध्यक में निकालने के लिए क्या कर सकते हैं आप, सबसे पहले इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना होगा। सजा के जो बीच का वैल्यू होगा वही आपका माध्यक होगा। जैसे 1 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद यहाँ पे 3 आएगा, 3 के बाद यहाँ पे 4 आएगा, फिर 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 2, और कुछ बचा क्या, नहीं। इधर से 3 वैल्यू, इधर से 3 वैल्यू, खत्म। बीच में कौन बचा, 4। 4 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है,
प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना है। 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, जैसे 1 माध्य मतलब जोड़, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 जोड़ना है और 5 संख्या से भाग देना। 5 4 9 3 12, 2 14 1 15, 15 बटा क्या करना है 5 करना है, तो 3 से कट जाएगा 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं फटाफट। वह मान जो वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा के ठीक बीच में रहता है क्या कहलाता है। तो जो बीच की वर्ग, जो देखिए उच्चतम मान और निम्नतम मान के जो बीच होता है वो आपका कहलाता है वर्ग चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ग चिन्ह कहलाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रायिकता सिद्धांत के पासे को फेंकना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। देखिए पासे को जो हम लोग फेंकते हैं वो प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, प्रयोग का उदाहरण है। ठीक है, प्रायिकता सिद्धांत में एक सिक्के के उछालने में शीर्ष का आना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। देखिए ये घटना घटता है, क्या करता है, ये एक प्रकार की घटना घटता है। सिक्कों को जो उछालते हैं, मान लीजिए उछालने पे शीर्ष आ गया यानी हेड आ गया, तो एक प्रकार की घटना है। ये एक प्रकार की घटना है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है आपसे कि वह घटना जिसकी प्रायिकता शून्य हो वह कैसी घटना कहलाती है। अब घटना क्या हो गया, शून्य हो गया, नहीं इधर गिरा ना उधर, बीचे में खड़ा रह गया, है ना, तो असंभव घटना हो गया। नहीं समझे, सिक्का को उछाले बीचे बीच खड़ा रह गया, नहीं चिट आया नहीं पट आया, तो असंभव घटना घट गया। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जिससे यदि आपको एग्जाम में हेल्प मिला है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।